आज के इस वीडियो में हिस्ट्री यानी इतिहास का 22वां भाग लेके आ रहे हैं और यह आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना या फिर इसको एक टेस्ट के रूप में लेना तो आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करें। यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 4 विकल्प। आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा। केवल 2 सेकंड में PDF डाउनलोड कर पाएंगे और उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। देखिए, अगर आप दक्षिण भारत के इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें आपको एक पढ़ाया जाता है संगम एज, और उसी संगम एज में इन तीनों आयोजनों के बारे में बताया जाता है। जो ये संगम एज है ये तमिल कवियों का एक सम्मेलन था और ये संभवतः प्रमुख उस समय के जो प्रमुख राजा महाराजा थे उनके द्वारा इसका आयोजन किया जाता था। 8वीं सदी में तीनों संगमों का आयोजन करने का जो पढ़ने को मिलता है और ये किस राजाओं द्वारा किया गया था ये पूछा गया है। सही उत्तर है पांड्य। इसमें होता क्या था कि इसके जो इसमें जो शुरुआत हुआ था ये द्रविड़ साहित्य से हुआ था और इसमें तमिल कवियों का समागम इसको कहा जाता है। इसके लिए एक नाम है जो कई बार पूछा गया है और ये उधरी की भाषा में है। यह है मुचंगम। कभी कभी पूछा गया है कि मुचंगम क्या है या फिर मुचंगम का संबंध किससे है, तो यह है 3 संगम के आयोजनों से और तीनों संगमों का आयोजन कराया गया था पांड्य राजाओं के द्वारा। अगला है कि गुप्त युग की जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, मतलब गुप्ता टाइम पीरियड में जो विश्वविद्यालय इनमें से प्रसिद्ध था वो कौन है। आपके ऑप्शन है काशी, तक्षशिला, नालंदा या फिर वल्लभी। देखिए, बात की गई है गुप्ता टाइम पीरियड की, तो यहाँ पे था बिहार का नालंदा। बिहार का नालंदा आप देखेंगे कि कई सारे युगों में ये प्रसिद्ध रहा है और बौद्ध धर्म में आप देखेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी राजा रहे हैं उस समय भी या फिर गुप्ता टाइम पीरियड पर भी। अगला है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाधिराज की उपाधि धारण की। मतलब गुप्त वंश का एक ऐसा राजा था जिसने कहा कि अब मैं महाराजा धीराज हूँ, तो ये उपाधि है एक महाराजा की। तो इस उपाधि को धारण करने वाला इनमें से पहला राजा कौन था। ये था चंद्रगुप्त। देखिए, गुप्त वंश में ही एक राजा हुआ जिसका नाम था समुद्रगुप्त, और इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेपोलियन कहने के पीछे ये तर्क दिया जाता है कि गुप्ता टाइम पीरियड तक कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने दक्षिण पर जाके रूल किया या फिर दक्षिण की तरफ अपने कदम बढ़ाए। अधिकतर राजा ऐसे हैं, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आज के मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र तक के क्षेत्र में सीमित रह गए हैं। लेकिन जो समुद्रगुप्त था ये एक ऐसा राजा था जब इसने शुरुआत की दक्षिण भारत में जाने की। भले ही ये वहाँ पे जा कर के राजपाट नहीं किया, लेकिन वो जा कर के किसी भी राज्य को जीत लेता था और बाद में वहाँ से टैक्स वसूलता था। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी है। देखिए, कनिष्क वही राजा है जिसने बौद्ध धर्म में जो चौथी बौद्ध काउंसिल हुई थी उसको करवाया था। बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध काउंसिल हुई हैं और जो पहली बौद्ध काउंसिल हुई है ये हुई है भगवान बुद्ध के मृत्यु के साल, मतलब कि 484। तो यहाँ पे जो कनिष्क था इसने बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था। इसके जुड़ने के पीछे किसका कारण था ये पूछा गया है। ये था अश्वघोष। अगला है कि कवि कालिदास किसके राज कवि थे। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि कालिदास किस राजा के दरबार में कवि थे। आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य या फिर हर्ष। ये हैं विक्रमादित्य। इनका नाम चंद्रगुप्त 2 है। वैसे इनको विक्रमादित्य कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी थी। जो कपिल मुनि थे उन्होंने इसमें से किस प्रणाली को दिया। सांख्य दर्शन, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, न्याय दर्शन। यह है सांख्य दर्शन।
देखिए वीडियो आपके लिए एक टेस्ट के रूप में होगी। आपका कोई भी वनडे एग्जाम है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो इसके लिए फ़ायदेमंद है। इंडिया का कोई भी स्टेट लेवल हो या फिर सेंट्रल लेवल हो, वनडे एग्जाम, तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप चाहते हैं पीडीएफ तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पे आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक और सुश्रुत दो व्यक्ति थे, इनका संबंध था मेडिसिन से, मेडिकल से यानी चिकित्सा से, और जो चरक संहिता है इसमें चिकित्सा के बारे में ही बताया गया है। अगला है कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? देखिए 4 वेद होते हैं हिंदू धर्म में, तो इन 4 वेद का चारों का अलग अलग काम है। जैसे कि साम वेद में आपको गीत मिलेगा, इसी तरह ऋग्वेद पुराना वेद है। तो इनमें से कौन सा ऐसा वेद है जिसमें कि ये बताया गया है जादुई माया और वशीकरण के बारे में? यह है अथर्ववेद, अथर्ववेद। अगला है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के? राजा जो अश्वपति हैं जो कि उपनिषद काल के थे, ये कहाँ के शासक थे? पांचाल के, विदेह के, काशी के या फिर कैकेय के? ये थे कैकेय के। देखिए आप कम से कम समय लीजिए, 2 से 3 सेकंड में हम आगे बढ़ जाएंगे। मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित है? सतलज, रावी, सिंधु और चेनाब। मांडा ये है सतलज। आज भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछा जाता है, अधिकतर क्वेश्चन पूछा गया है कि कानपुर किस नदी के किनारे है? तो कानपुर है गंगा नदी के किनारे। कई बार पूछा गया है प्रयागराज को, प्रयागराज किस नदी के किनारे है? तो प्रयागराज में 3 नदियां हैं, वैसे तो दिखती 2 ही हैं लेकिन कहा जाता है कि 3 है। यहाँ पे है गंगा, दूसरा है यमुना और तीसरा है सरस्वती। कहा जाता है कि सरस्वती यहाँ पे आके सूख गई है, इसीलिए यहाँ पे सरस्वती नहीं दिखाई देती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि दिल्ली किस नदी के किनारे है? दिल्ली किस नदी के किनारे है ये आपको कमेंट करके बताना होगा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है? मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है? यह है इंडिका, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था, ये भी याद रखिए। किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा, और इसका नाम है इंडिका। इंडिका मतलब कि उस समय के इंडिया के बारे में इसमें बताया गया है। अगला है कि निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन, देखिए ये गुप्त काल से ही शुरुआत हुई है प्रक्रिया। हमने आपको बताया था कि जब समुद्रगुप्त रूल करने लगा तब ये दक्षिण की तरफ रूल आगे बढ़ा। जब ये एक बार ये आगे बढ़ गया तो इसके बाद वाले जो भी राजा है ये ऑटोमेटिक दक्षिण जाने लगे। तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के द्वारा। अगला है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? देखिए ऋग्वेद एक बड़ा वेद है, इसमें 10,000 के करीब करीब श्लोक हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो यह है 9वां मंडल, 9वां मंडल। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयुक्त होती थी? देखिए अशोक के बारे में कहा जाता है कि ये अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजा बना था, और इनमें पारिवारिक असंतोष इतना था कि जो परिवार में, जैसे कि अब अकेले तो इनके 99 भाई थे नहीं, इनकी कई माताएं थी, तो उनसे अलग अलग बच्चे थे। तो 99 लोगों की हत्या करके अशोक राजा बना, इसीलिए अशोक को कहीं कहीं चंडाशोक कहा जाता है, चंडाशोक। तो जब अशोक राजा बना उसके बाद से एक युद्ध होता है कलिंग का, कलिंग जो आज उड़ीसा में है। तो यहाँ पे जब युद्ध हुआ और वहाँ पे ढेर सारे लोग मारे गए, ढेर सारे लोग विकलांग हो गए, तो इसे देखकर अशोक का मन पिघल गया और इसने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो जब इसने बौद्ध धर्म को अपनाया तो इसने अपने, इनके जो पुत्र थे, इनकी जो पुत्री थी, उनको भी बौद्ध धर्म में लाए, उनको श्रीलंका भेजा, और भी इनके कई लोग थे। अब इन्होंने शिलालेख लिखवाना शुरू किया। शिलालेख लिखवाने का इनका ये मकसद था कि ये एक पत्थर की पट्टिका होती थी, इस पर लिखा जाता था, और हालांकि इसकी भाषा आम भाषा नहीं थी। तो उसी के बारे में इसमें पूछा गया है कि कौन सी भाषा थी? ये थी प्राकृतिक। देखिए पूछा गया है कई बार कि ये जो प्राकृतिक भाषा थी या फिर ये जो शिलालेख थे इसको कब पढ़ा गया? तो इसको कब पढ़ा गया या फिर किसने पढ़ा? तो इसको 1837 में पढ़ा गया जेम्स प्रीफेस के द्वारा। बस आप जेम्स प्रीफेस जानिए, तो 1837 में जेम्स प्रीफेस ने इसको सबसे पहले पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है?
ऋग्वेद में नदियों के बारे में बात की गई है, तो इसमें सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? सिंधु, शत्रुंधि, सरस्वती या फिर नॉन ऑफ दीज? सही उत्तर है सरस्वती। अगला है कि सबसे पहले रोम के साथ किन लोगों का व्यापार शुरू हुआ? रोम के साथ। देखिए, रोम की अगर हम बात करेंगे तो ये सबसे पहले दक्षिण भारतीय लोगों के द्वारा शुरू किया गया और ये थे तमिल और चेर। अगला है कि निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन है जो बौद्ध बन गया था? आपके ऑप्शन है वशिष्ठ, कनिष्क, विम, कडफिसस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है कनिष्क। अभी हमने आपको बताया कि कनिष्क चौथा बौद्ध काउंसिल करवाए थे। कहाँ पे ये भी पूछा गया है, तो कुंडलबन में। कुंडलबन में, ये कुंडलबन है कहाँ पे? तो कश्मीर में। अगला है कि किस स्थान पे अशोक ने स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता है? पत्थर लिया जाता था, मतलब जब अशोक स्तंभ लिखवाते थे तो पत्थर कहाँ से आते थे, ये पूछा गया है। चुनार, राजगृह, इलाहाबाद या फिर कौसंबी? सही उत्तर है चुनार। देखिए, आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करें, अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। अगर आप इस वीडियो को लाइव होने के बाद भी देख रहे हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं और इससे ये पता चलेगा कि आपकी जानकारी कितनी है, आपकी तैयारी कितनी है। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, किसके अधीन? जो सातवाहन थे ये पहले काम करते थे किसके अधीन, ये पूछा गया है। ये थे मौर्य। अगला है कि कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? किसका? एक तो भारत है, दूसरा कौन है? चीन है, ईरान है, ग्रीक है या फिर इस्लाम है? यह है ग्रीक। अगला है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा? इन्होंने ही इंडिका की रचना की थी, तो इन्होंने भारतीय जो समाज था इसको कितने श्रेणियों में बांटा था? 4, 5, 6, 7, ये था कितना? 7। अगला है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? किनके ग्रंथ में? यहाँ पे लेखकों का नाम है और यह है विशाखा दत्त। विशाखा दत्त। अगला है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई? जो पाटलिपुत्र था इसको किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई, ये पूछा गया है। यह है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किसका? ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और इनके पूछे जाने के चांसेस भी हैं। ये महल बना था लकड़ी से। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो ये था श्रीलंका। और श्रीलंका में अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा था। कई बार अशोक के पुत्र और पुत्री का नाम भी पूछा गया है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस तरह के ढेर सारे पार्टों को सबसे पहले देखने के लिए या फिर PDF डाउनलोड करने के लिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।